हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में आर्टिकल 53 में दिया गया है। आर्टिकल 53 में क्या दिया गया है कि कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका शक्तियों की ही बात करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो नियुक्ति होती है भारत में, जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे पीएम की नियुक्ति, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एक बात याद रखनी है अपने कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। एंड यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और यूपीएससी के जो अदर मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी के अदर मेंबर्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एंड मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अदर मेंबर्स होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज और जो सीजेआई होते हैं, सीजेआई की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपने बच्चों ये बात एक याद रखनी है, जैसे हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कई बार एग्जामिनर द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा तो किसकी सलाह से की जाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। किसकी सलाह से? उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। ऐसे ही एससी एसटी आयोग की जो नियुक्ति होती है और अदर मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और अदर मेंबर्स की नियुक्ति, महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और अदर मेंबर्स की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट हम करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियों में बच्चों क्या आता है राष्ट्रपति के पास? विधायी शक्तियों में देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपने याद रखना है संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के अभिन्न अंग है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा माना जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सदन कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं, तो आंसर आएगा 2। सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर अंगों के बारे में पूछा जाए तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे लोकसभा की पहली मीटिंग होती है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और नई लोकसभा चुन के आती है, तो उसकी पहली मीटिंग को कौन संबोधित करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों संयुक्त अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं, तो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अगर आपसे अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे
अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और अगर सपोज करो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो आंसर आएगा आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाती है। उसके बाद अगर उपाध्यक्ष, लोकसभा की उपाध्यक्ष भी नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आंसर आएगा राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति, आपने ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अपनी सीट पे नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी अपनी सीट पे नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में। जो राष्ट्रपति है लोकसभा के 2 मेंबर्स को मनोनीत करते हैं। ये मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपको बताया था, और वो 2 मेंबर कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा के कितने मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 मेंबर्स को, और ये 12 मेंबर कौन होते हैं? अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। इतना आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। तो फाइनेंशियल पावर्स में सबसे पहले आपने याद रखना है धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि जब भी धन विधेयक लाया जाता है उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी होती है, उसके बाद ही वो लोकसभा में पेश किया जाता है। और एक बात और आपने याद रखनी है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पे आता है? लोकसभा में ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट की। संसद में जो बजट पेश किया जाता है वो भी राष्ट्रपति की परमिशन से ही पेश किया जाता है। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स के बारे में। मिलिट्री पावर्स यानी कि सैन्य शक्तियों के बारे में। तो सैन्य शक्तियों में क्या आता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, इन तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेना के प्रमुख की नियुक्ति आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, इन तीनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है युद्ध या समाप्ति की घोषणा। अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो अनाउंसमेंट की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर युद्ध की समाप्ति हो रही है तो वो अनाउंसमेंट भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, जुडिशियल पावर्स के बारे में। जुडिशियल पावर्स में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन मिल गया है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो अपनी अपील कहाँ पे कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है। तो राष्ट्रपति जो है उनके पास क्या पावर्स होती है? राष्ट्रपति के पास जब कोई अपील आती है तो वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति सजा को कम कर सकते हैं। सजा को कम कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को 20 साल की सजा मिली है उसे 15 साल की सजा में कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर सजा की प्रकृति चेंज कर सकते हैं। सजा की प्रकृति यानी कि अगर किसी को कठोर कारावास मिला है तो उसे साधारण कारावास में चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फांसी की सज़ा मिली है और राष्ट्रपति के पास उसने लास्ट में अपील की है, राष्ट्रपति को लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में चेंज कर सकते हैं। ये होती हैं राष्ट्रपति के पास जुडिशरी पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स।
डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर हम बात करें, डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या होता है, देखो बच्चों जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के पहले क्या होते हैं, सिटीजन होते हैं, भारत के पहले नागरिक होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जो है इंटरनेशनल संधि व समझौते वो किसके नाम से होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मंच पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, भारत का कौन प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राजदूतों की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे भारत के राजदूत विदेशों में होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इतना ही नहीं, जो दूसरे देशों के राजदूत भारत में होते हैं, जैसे यूएस का हो गया, कनाडा का हो गया या और भी किसी देश का, जब वो भारत में आते हैं यानी कि उनकी नियुक्ति भारत में होती है, उनके देश द्वारा की जाती है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको वेरीफाई करने की पावर्स भी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। इतना आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति की एमरजेंसी पावर्स के बारे में। एमरजेंसी पावर्स यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इमरजेंसी पावर्स की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति को 3 तरह की इमरजेंसी पावर प्राप्त है। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद आती है स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, कब लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए बाहरी आक्रमण, अगर बाहरी आक्रमण हो, किसी देश ने आक्रमण कर दिया है भारत पे, या फिर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। पहले यहाँ पे शब्द दिया हुआ था आंतरिक अशांति। इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ था, आंतरिक अशांति जो शब्द था उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ था, इस शब्द को यहाँ पे काटकर इसकी जगह क्या आ गया था? सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे शब्द जोड़ दिया गया था। क्योंकि 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो किस आधार पे लगी थी? वो आंतरिक अशांति के आधार पे लगी थी। यहाँ पे जो है इस शब्द का गलत यूज़ किया गया था, इसलिए इसकी जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अगर हो तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आता है 352 के तहत भारत में कितनी बार इमरजेंसी लगी है, तो भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी है आर्टिकल 352 के तहत। किस किस टाइम में इमरजेंसी लगी है भारत में? तो ये 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके बाद 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे इमरजेंसी लगवाई थी। तो ये था आर्टिकल 352 के अंडर। नेक्स्ट आता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल के बारे में किसमें दिया गया है? आर्टिकल 356 में दिया गया है। तो आर्टिकल 356 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 356 में दिया गया है कि अगर किसी स्टेट का जो शासन है, अगर किसी स्टेट का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा या फिर संवैधानिक मशीनरी वहाँ पर फेल हो गई है, तो उस राज्य राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि इस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। या फिर सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो स्टेट की पावर है वो मुख्यमंत्री के हाथ से निकलकर किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास पावर
आ सकती है। तो ये होता है आर्टिकल 356 के अंडर राज्य आपातकाल। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 360 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? इसमें होता है अगर देश में वित्त संकट आ जाए, वित्त संकट यानी कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाए, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के अंडर वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा, इतना आपने याद रखना है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में। बच्चों राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।